वेलकम बैक। देखिए बेटा, अभी हमने आपके साथ जेनेटिक्स के कुल मिला के बेटा 24 टू 25 क्वेश्चंस बेटा डिस्कस किए, और इन क्वेश्चंस पर बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांटेज ये है कि जब आप इन क्वेश्चंस को बेटा स्टडी करोगे, आपका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बुक का भी खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा, सीधा रिवीजन हो जाएगा। तो चले बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, एवोल्यूशन, और देखेंगे बेटा कि एवोल्यूशन में हम आपके पिटारे में, हमारे पिटारे में आपके लिए क्या क्या है। तो चले बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे लेंगे। देखिए बेटा, ये कुछ डाटा है पहले ही पेज में आपके एवोल्यूशन के, जहां पे बेटा कुछ आपको बेटा टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, जहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहला बेटा यहां पे है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ये आपको पता है कि ये 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है एज पर योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न। उसके बाद ऑरिजिन ऑफ अर्थ जो है दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद लाइफ एपियर कब हुई, लाइफ प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, दैट मींस बेटा इट ऑकर्स 4 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद बेटा नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, यहां पे टेक्स्ट बुक में दो चीजें लिखी गई है, एक तो बेटा तीन चीजें इनफैक्ट, लाइफ एपियर, उसके बाद बेटा नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, लाइफ बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ 4 बिलियन ईयर्स एगो। अगर हम 4 बिलियन को बेटा मिलियंस में भी ले सकते हैं तो इंटू 1000 आप कीजिएगा, इसलिए घबराना नहीं, या तो बिलियन में ऑप्शन होगा या फिर मिलियन में ऑप्शन होगा। अगर बेटा बिलियन में होगा तो सीधे 4, और अगर मिलियन में होगा इंटू 1000 कीजिएगा, बस कोई परेशानी नहीं है। तो आंसर होगा 4000 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये देखना है बिलियन है कि मिलियन है। देखिए, लाइफ बनना शुरू हुआ 4 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद बेटा 3 बिलियन ईयर्स एगो जो है बेटा नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। दैट मींस कि बेटा जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बने थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, वो मिले। उन्होंने कोएजरवेट्स बनाए, माइक्रोस्फीयर्स बनाए, उन्होंने बेटा वेसिकल्स बनाए, और ये ऐसे बेटा स्ट्रक्चर्स थे, ऐसे केमिकल एग्रीगेट्स थे जिनमें बेटा लिविंग एक्टिविटीज थी, कुछ बेटा लिविंग प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद बेटा फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट मींस बेटा प्रोटोसेल्स, जिनको बेटा आगे जाके आर्चे बैक्टीरिया में बेटा लाया गया, कीमो हिटेरियोट्रॉप्स में लाया गया, और वो बेटा पहली बार बने 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो चले बेटा, इसको आप जब देखेंगे कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो बी है, उसके बाद ऑरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो ए है, तो अभी दो ऑप्शंस बेटा नलिफाई हो गए, अब ये दो ऑप्शंस रहे। फिर लाइफ अपीयर्ड जो है 4 बिलियन ईयर्स एगो, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है दैट अपीयर्स बेटा 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधे 1 है। तो नजर रखिएगा बेटा, क्या आपको एग्जामिनर सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बोलता है, नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बोलता है, कि लाइफ अपीयर्ड, लाइफ कब बेटा बनना शुरू हुआ, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेटा हमने मैच द फॉलोइंग्स में या कॉलम्स को मैच करना आपको। सबसे पहले थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये बेटा पाश्चर ने दुनिया को दी, और इसी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में पाश्चर ने क्या किया, स्वयं ने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उसने प्रूव किया कि जो यीस्ट, किल्ड यीस्ट है, उससे कोई ऑर्गेनिज्म बनता नहीं। और फिर इसे एक स्टेटमेंट दी कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो उसके बाद बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन जो है, इसका बानी जो है वो हाल्डेन एंड ओपेरन है। थ्योरी ऑफ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स का जो बानी है लमार्क है। म्यूटेशन थ्योरी बेटा आपके डिवेरीज ने दी, और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बेटा आपके डार्विन ने दी। तो चले बेटा मैच करेंगे, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के साथ पाश्चर है, तो देखेंगे बेटा पहली ऑप्शन में सी है, आगे जाने की फिर कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर इज 1। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is incorrect statement? इनमें बेटा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इस टाइम जो ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं बेटा एज पर टेक्स्ट बुक के लाइन बाय लाइन चल रहा हूं मैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पे ही बेटा यहां पे क्वेश्चन चल रहे हैं। Primitive atmosphere was oxidizing type because oxygen was absent. हाँ बेटा, ऑक्सीजन एब्सेंट था, मगर ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ये रिड्यूसिंग टाइप था। तो यहां पे अगर रिड्यूसिंग टाइप लिखा गया होता तो क्या होता बेटा, स्टेटमेंट अच्छी तरह से बेटा ठीक होती, मगर इस ऑक्सीडाइजिंग से यहां पे स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग। तो पहली स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग यहां पे है।
उसके बाद अगला, लाइफ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। यस बेटा, लाइफ पानी में ही पनपी। उसके बाद बेटा, एंड वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। यस बेटा, पहले केमिकल एवोल्यूशन हुई जहां पे बेटा सिंपल सबस्टेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस बने, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो। फिर वही बेटा एक दूसरे के साथ मिले वो केमिकल एग्रीगेट्स, और उन्हें बेटा प्रोटोबियॉन्ट्स बनाए इन द फॉर्म ऑफ बेटा आपका कोएजर्वेट्स हो, या बेटा आपके माइक्रोस्फीयर हो, या विजिकल्स हो, फिर वो मिले और उन्हें प्रोटोसेल बनाए। तो सेकेंड बेटा लाइन भी जो है, सेकेंड स्टेटमेंट भी है दूध। उसके बाद, द फर्स्ट लाइफ फॉर्मड ऑन द अर्थ वर कीमो हेटेरोट्रॉप्स। यस बेटा, जो पहली लाइफ बेटा इस कायनात में आई एज पर ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वो कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, जिनको हम आर्चे बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो आज भी हमें मिलते हैं। स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय लुइस पास्चर, एंड ही प्रूव्ड दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट अराइज फ्रॉम किल्ड यीस्ट। यस बेटा, ये भी स्टेटमेंट बेटा बराबर है, क्योंकि यही तो वो एक्सपेरिमेंट था जिसने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की धज्जियां उड़ा दी। तो इसीलिए बेटा इसमें पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो 1 है। बेटा मैं कंटिन्यूटी में क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है वो हम एक ही टॉपिक यहां पे ले रहे हैं। देखिए बेटा, एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, और ये यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो है ये बेटा एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था स्टैनले मिलर, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, और इसने एक्सपेरिमेंट बेटा 1953 में किया इस गर्ज से कि ये बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव करे कि सच्ची में या बेटा सच्चाई में ऐसा हुआ था जो बेटा हाल्डेन एंड ओपरेन ने अपनी थ्योरी में कहा था। उसने कहा था अपनी थ्योरी में बेटा कि जो सिंपल ऑर्गेनिक या सिंपल सबस्टेंसेस है वो बेटा मिले प्रिमिटिव अर्थ में, वाटर बॉडीज में, क्योंकि कंडीशंस ही वैसे थी वहां पे। एक तो बेटा हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, यूवी रेज का बेटा ज्यादा असर था बेटा अर्थ पे, पानी पे यूवी रेज का रिसाव ज्यादा था क्योंकि ओजोन लेयर अभी नहीं बनी थी, टेम्परेचर भी ज्यादा था, ऊपर से बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी। तो ये तमाम कैटलिस्ट का काम कर रहे थे प्रिमिटिव वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से बेटा सिंपल सबस्टेंसेस मिले और उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। मगर बेटा जब यूरे मिलर ने, क्योंकि ये लोग नहीं मानते थे ये चीज हाल्डेन एंड ओपरेन का बेटा हलक के नीचे नहीं उतर पाता था, मगर इसको पहली बार ऑथेंटिसिटी दी, प्रूफ दिया एक एक्सपेरिमेंट ने जो यूरे और मिलर ने किया। एक्चुअली मिलर ने ये सब कुछ किया, इसने बेटा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिजाइन किया जो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस को सिमुलेट कर रहा था। इसने बेटा स्पार्क चैम्बर लिया जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को बेटा शाबाश दिखाता था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को सिमुलेट कर रहा था। उसके बाद बॉइलिंग वाटर फ्लास्क लाया जो प्रिमिटिव वाटर बॉडीज को बेटा मिमिक कर रहा था, सिमुलेट कर रहा था, और कंडेंसर भी इसमें रखा जो रेन फॉल को बेटा सिमुलेट कर रहा था जो प्रिमिटिव अर्थ पे हो रहा था। उसके बाद बेटा इसने क्या किया, इसने स्पार्क चैम्बर में कुल मिला के बेटा 4 चीजें ली। एक तो बेटा इसमें इसने लिया मीथेन, ऊपर से बेटा इसमें अमोनिया भी लिया, उसमें बेटा हाइड्रोजन भी लिया और वाटर वेपर्स भी लिए। फिर बेटा इलेक्ट्रोड से कंटिन्यूअसली बेटा ये वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक्स देता था, जिसकी वजह से बेटा वहां पे जो इलेक्ट्रिक शॉक्स है उसकी वजह से बेटा ये केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते थे, और जो ये इलेक्ट्रिक शॉक्स यहां पर दे रहा था ये प्रिमिटिव अर्थ की लाइटनिंग को सिमुलेट कर रहा था। उसके बाद बेटा इस एक्सपेरिमेंट को इसने बेटा बराबर 18 दिन किया और 800 डिग्री सेल्सियस पे चलाया। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है, इन द यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस वर यूज्ड इन क्लोज फ्लास्क टू सिमुलेट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो गैसेस तो बेटा थे मीथेन, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर्स थे, और किस टेंपरेचर पे कंडक्ट किया गया 800 डिग्री सेल्सियस पे। बेटा नजर रखिएगा इन माइन्यूट चीजों पे, क्योंकि जब आप नीट के प्रीवियस पेपर्स भी देखोगे यहीं से तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे बेटा एक एक लाइन जब टेक्स्ट बुक की उतरती है तो प्रॉमिस आपके साथ है कि क्वेश्चंस बेटा धड़ोधड़ नीट में निकलेंगे इंशाल्लाह। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब क्या है, हम बेटा पढ़ाव पढ़ाओ पेज ब पेज आगे बढ़ रहे हैं। अब पेज को घुमाइए तो बेटा आपको ये सब कुछ मिलेगा वहां पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डार्विनिज्म। देखिए बेटा अब डार्विनिज्म के मुतलक हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इसको बेटा हम स्टडी करेंगे। The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness। देखिए बेटा ये reproductive fitness क्या है।
इसी को बेटा हमने आगे जाके बेटा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का नाम दिया। सो जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थी, जहां पे डार्विन कहता था कि वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ सकते हैं जिनमें यूजफुल वेरिएशंस होती है, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स में यूजफुल वेरिएशंस होती है उनमें बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, उनमें सर्वाइवल ज्यादा होता है, उनको रिप्रोडक्शन के मौके ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल वेरिएशंस लेकर बेटा होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं होती है, सर्वाइवल कम होता है, उनको रिप्रोडक्शन के चांसेस कम मिलते हैं। और जब उनको रिप्रोडक्शन के चांसेस कम मिलते हैं बच्चे भी पैदा कम होते हैं। इसलिए जिन ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशंस होती है ड्यू टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वो बेटा जनरेशन आफ्टर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है। और जिन ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल वेरिएशंस होती है उनका सर्वाइवल बेटा कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको रिप्रोडक्शन के मौके ज्यादा नहीं मिलते। और जब उनको रिप्रोडक्शन के मौके ज्यादा नहीं मिलते, बच्चे पैदा कम करते हैं, बच्चे पैदा कम करते हैं, तो दिन ब दिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका नंबर डिक्रीज होता जाता है। तो यही तो है बेटा डार्विन का फंडा। और पहला ही फंडा, पहला ही लाइन बेटा बराबर परफेक्ट। उसके बाद एनी पॉपुलेशन हैज built in variation in characteristic and those characteristics will enable some to survive better in natural conditions would outbreed, अभी मैंने बोला others, and that are less endowed to survive such natural conditions। ये स्टेटमेंट भी बेटा बराबर ठीक। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए डार्विन ने एक जबरदस्त चीज बोली। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉपुलेशन में, इनमें बेटा वेरिएशंस पहले से होती है। सो वेरिएशंस आर प्री एडेप्टिव अकॉर्डिंग टू डार्विन। पर जब हम लेमार्किज्म पढ़ते हैं, लेमार्क कहता था कि जब एनवायरनमेंट चेंज होता है उसकी वजह से वेरिएशंस आती है। तो लेमार्क कहता था कि वेरिएशंस आर पोस्ट एडेप्टिव। दैट मीन्स कि बेटा कि वेरिएशंस, एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तभी तो वेरिएशंस आती है, और यही वेरिएशन फिर एक ऑर्गेनिज्म को अडैप्ट करवाती है। मगर बेटा डार्विन कुछ अलग ही सोचता था। डार्विन कहता था कि जो वेरिएशंस है वो पहले से होती है, दे आर प्री एडेप्टिव। अब क्या ये यूजफुल वेरिएशन है या हार्मफुल वेरिएशन है, ये तभी हमें पता चलता है जब बेटा ये ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाते हैं, जब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस स्ट्रगल में वही ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है जिसमें बेटा यूजफुल वेरिएशन होती है, क्योंकि उसको बेटा रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा मिलते हैं और वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उसका सर्वाइवल ज्यादा होता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में हार्मफुल वेरिएशंस होती है वो बेटा स्ट्रगल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीढ़ी दर पीढ़ी एलिमिनेट होते जाते हैं। यही तो है वो पॉइंट बेटा। Those who are better fit in an environment leave more progenies। अभी मैंने बोला कि जो बेटा एनवायरनमेंट में फिट है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस दिखाते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं देन अदर्स एंड देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस अंडरगो नेचुरल सिलेक्शन। यस, all the existing life forms share similarities and share common ancestors। yes बेटा। उसके बाद the geological history of earth closely correlates with the biological history of earth। yes बेटा। so जैसे अर्थ में बेटा आप देखते हो कि इसको टोपोग्राफी में चेंजेस आते हैं, इसी तरह बेटा बायोलॉजिकल लाइफ में भी तमाम वही चेंजेस आती है। तो ये बेटा कोरिलेशन बिठाई थी डार्विन ने। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सो दैट मींस क्या, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेटा इसमें पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर इज 1। चलिए बेटा नेक्स्ट। During a study session about evolution, one of the students remarked the giraffe stretched its neck while reaching for higher leaves. Its offsprings inherited longer necks as a result. Which statement is most likely to be helpful in correcting the student's misconception? देखिए बेटा अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेमार्किज्म बयान कर रहा है। देखिए बेटा जब आपने लेमार्किज्म पढ़ा होगा तो लेमार्किज्म में आपने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का बेटा एक पॉइंट तो पढ़ा होगा,
लमार्क कहता था कि जब जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एक ऑर्गेनिज्म में नई नीड्स आती है, जिसकी वजह से वो परफेक्शन चाहता है, अडेप्शन चाहता है। अगर अडेप्ट नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। वो अपनी बॉडी में बेटा चेंजेस लाता है बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और इसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हासिल कर देता है, और इसी एक्वायर्ड कैरेक्टर को फिर वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और एक टाइम आता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इतने जमा हो जाते हैं इस पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म में कि एक नई स्पीशीज बनती है। सो यूएस वना बेटा चेंज इन एनवायरनमेंट हाचू अनान एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये जिराफ है, लेमार्क मानता था कि ये पहले से दुनिया में नहीं है। लंबी टांगे, लंबी गर्दन बेटा जिराफ में, लेमार्क कहता था कि ये पहले से इस दुनिया में नहीं थे। फिर कैसे आ गए? अब सुनिए लेमार्क की जबानी, मैं नहीं कहता हूं, लेमार्क की जबानी बेटा ये सुनिए। तो लेमार्क ने कहा कि जो इनके एंसेस्टर्स थे, किनके बेटा एंसेस्टर? जिराफ के, वो बहुत छोटे कद के थे। और उसके बाद बेटा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ गया, घास फूस जमीन का सब कुछ खत्म। अब बेटा जो एंसेस्टर इसके थे, जो छोटे काठी के थे, जान के लाले पड़े, खाना नहीं मिला इनको, कुछ बेटा खाने को नहीं मिला। अब इन्होंने कोशिश की कि जो ट्री के लीव्स है वो खाए, मगर बेटा मुसीबत के मारे, छोटे कद के, अब बेटा लेमार्क ने बाजी मारी, कहा कि अब इन्होंने अपनी यूज की गर्दन की और टांगों की, और इस यूज से बेटा इन्होंने अपनी गर्दन की और टांगों की लेंथ को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये चलता गया, ये सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया, और हजारों साल के बाद इनकी पॉपुलेशन में एक ऐसा नया बच्चा आया, एक ऐसी नई स्पीशीज आई जिसकी गर्दन इंतहाई लंबी, टांगे इंतहाई लंबी, वही जिराफ है। अगर बेटा आपको यहां पे एक प्रॉब्लम है, आप एज अ स्टूडेंट अगर इसको पढ़ रहे हो, आप ये कहते हो ना कि ऑर्गेनिज्म जो भी चाहेगा वो करेगा। सो जब जब उसमें एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वो जिस चीज की ख्वाहिश करेगा, चाहे वो किसी ऑर्गन का यूज करे, चाहे वो उसकी डिसयूज करे, तो वो बेटा उससे एक्वायर्ड कैरेक्टर हासिल करता है। मगर ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब भी बेटा एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो आपकी सोमैटिक सेल्स को बेटा अपने शिकंजे में कसता है, वो आपकी जर्म सेल्स को बेटा कसता ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से बेटा जो कोई भी चेंज हमें आती है, जो कोई भी चेंज हमें आती है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, एंड दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो हमारी जर्म सेल्स को ज्यादा असर नहीं करते, इससे बेटा वो ट्रांसमिट होती ही नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन था ना बेटा। अब इस बच्चे को कैसे बेटा इस मिसकंसेप्शन से दूर किया जाएगा? यही तो है बेटा 4 ऑप्शंस। कौन सा चीज ऐसा है जो इस बेटा बच्चे को लेमार्कियन कांसेप्ट से दूर करेगा? इसका मिसकंसेप्शन जो बेटा जिराफ के मतलब बन चुका है, वो किससे दूर होगा, किस पॉइंट से? डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में लीड टू इवेंचुअल डिसअपियरेंस, ना बेटा इससे नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट, इससे भी नहीं होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ आर जनरली नॉट पास्ड थ्रू जीन्स, इससे बेटा इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इससे बेटा इस बच्चे को पता चलेगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड कैरेक्टर हासिल करता है वो नहीं पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सपोज बेटा वाइजमैन ने क्या किया, उसने चूहों की टेल काटी। अब चूहों की टेल अगर काटी, एक्वायर्ड कैरेक्टर था ना, इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें टेल नहीं होनी चाहिए। 21 जनरेशन तक बेटा इसने चूहों की टेल काटी, मगर देखा कि हर किसी जनरेशन में बच्चों में टेल है, तो इससे बेटा इसने जमीन दोस्त किया लेमार्क की थ्योरी को, कहा कि गलत बोल रहे हो लेमार्क साहब, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये बेटा वो मिसकंसेप्शन है, ये वो पॉइंट है जो इस बच्चे का मिसकंसेप्शन दूर करेगा। नेक्स्ट, अब बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हैकल गेव बायोजेनेटिक लॉ, इस पे नजर रखिएगा बेटा। हैकल एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया, बायोजेनेटिक लॉ, और इसको हम कभी कभी रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें एक नारा मकबूल हुआ, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। उसके बाद बेटा इसने क्या कहा कि जो एम्ब्रियो है ऑफ हायर एनिमल्स पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ लोअर एनिमल्स। यस बेटा, इसने कहा कि एक एम्ब्रियो जो वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो है वो अपने एंसेस्टर्स की एडल्ट स्टेज को दोहराता है। ठीक था।
उसके बाद बेटा अब देखना यह है क्या हकीकत में ही एडल्ट स्टेज को दोहराता था। उसके बाद बेटा कार्ल वॉन बायर बेटा इस पे नजर रखना, वॉन बियर पे लॉ पे नजर रखना। कार्ल वॉन बियर डिसअप्रूव्ड द बायोजेनेटिक लॉ एंड ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसने बेटा कहा कि नहीं, जो एम्ब्रियो है वो अपने एंसेस्टर्स के एडल्ट स्टेज को नहीं रिपीट करता है। तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह ठीक, ये स्टेटमेंट भी अपनी जगह ठीक, मगर इससे बेटा क्वेश्चन से आपको ये पता चला कि हैकल का जो बायोजेनेटिक लॉ है उसको किसने नकार दिया बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकल लॉ को किसने नकार दिया, वो कार्ल वॉन बेयर। नीट में आया था बेटा ये। तो यहां पे बेटा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर। जहां पर भी बेटा आप होमोलॉजी देखोगे ना या होमोलॉगस ऑर्गन्स देखोगे, हमेशा बेटा ये कॉमन एंसेस्ट्री है। उसके बाद बेटा बिकॉज द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। 100% ठीक। मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज बेटा अगर आप विंग्स ऑफ बर्ड्स को देखोगे या बेटा आप फ्लिपर्स ऑफ वेल को देखोगे या अपनी बाजू को देखोगे, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है। जब आप बर्ड्स की विंग्स को देखोगे उसमें भी ह्यूमरस रेडियस का बेटा अल्ना आपको मिलेगा। इसी तरह जब आप वेल के फ्लिपर्स में आओगे ह्यूमरस भी मिलेगा, रेडियस भी मिलेगा, अल्ना भी मिलेगा, क्योंकि फ्लिपर्स मॉडिफाइड फोरलिम्स है और इसी तरह बर्ड्स में जो विंग्स है मॉडिफाइड फोरलिम्स है। बेटा स्ट्रक्चर सेम है ना, मगर फंक्शंस क्या चाह रहे हैं, डिफरेंट। सो एंसेस्ट्री सेम है, मगर बेटा शाबाश अब इनकी शक्ल सूरत क्या हो चुकी है, डिफरेंट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर्स या डिफरेंट नीड्स। तो ये बेटा पहली स्टेटमेंट ठीक। उसके बाद एनालॉजी इंडिकेट्स डिफरेंट एंसेस्ट्री। यस बेटा, सपोज मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। हमारे पास इंसेक्ट है और हमारे पास बर्ड है। दो स्पेसिमेन मेरे पास है बेटा। बर्ड के पास विंग है, इंसेक्ट के पास भी विंग है। बर्ड इस विंग से उड़ रहा है, इंसेक्ट भी इस विंग से उड़ रहा है, मगर क्या ये बर्ड की विंग और इंसेक्ट की विंग एक दूसरे से साथ कोरिलेट है? नहीं, क्योंकि बर्ड्स में जो विंग्स है वो बेटा मॉडिफाइड फोरलिम्स है और इंसेक्ट की जो विंग्स है दे आर क्यूटिकुलर एक्सटेंशंस। ये क्यूटिकुलर एक्सटेंशन है, क्यूटिकल के एक्सटेंशन है और दूर दूर का कोई ताल्लुक बेटा विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट में नहीं है। सो देयरफॉर बेटा इनमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। एनालॉजी इंडिकेट डिफरेंट एंसेस्ट्री बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स और बेटा बर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन सिमिलर हैबिटेट कंडीशन। सिमिलर हैबिटेट कंडीशन मींस कि बर्ड्स को भी प्रीडेटर से खतरा था, इंसेक्ट्स को भी प्रीडेटर से खतरा था। अब बेटा इन्होंने एक कॉमन चीज डेवलप की, दैट इज विंग्स, जिसकी वजह से बेटा बर्ड्स भी अपने आप को प्रीडेटर से बचाते थे और इंसेक्ट्स भी अपने आप को प्रीडेटर से बचाने में कामयाब हुए। सो सिमिलर हैबिटेट था हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। ये भी ठीक है बेटा। उसके बाद होमोलॉजी इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नो बेटा, जहां भी होमोलॉजी है, होमोलॉगस ऑर्गन्स है, वहां पे बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है। कोड भी अगर याद रखना चाहते हो HOD, होमोलॉजी या होमोलॉगस ऑर्गन्स इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, H मींस होमोलॉगस, O मींस बेटा ऑर्गन्स एंड D मींस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यहां पे क्या लिखा है बेटा, होमोलॉजी को ना होमोलॉगस ऑर्गन इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि होमोलॉगस ऑर्गन्स भी बेटा जब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर बेसिक ऑरिजिन क्या रहता है, सेम, मगर बेटा फंक्शंस क्या रहते हैं, डिफरेंट। सो दिस इज द बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट। Similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms is indication of common ancestry. ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो इसमें बेटा तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देखिए बेटा ये टेक्स्ट बुक में जब आप एक फिगर देखोगे, एक पिक्चर देखोगे, यहां पे बेटा A लिखा गया है, यहां पे B लिखा गया है, यहां पे C लिखा गया है और यहां पे D लिखा गया है। अब बेटा एग्जामिनर आपको बोलिएगा ये डायनासोर्स के बेटा डिफरेंट किस्म है जो आपकी टेक्स्ट बुक ने दिखाए हैं
और क्वेश्चन सुनिए बेटा क्या है, इन द फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, फैमिली ट्री डायनासोर्स का है, एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट, क्योंकि इनके मॉडर्न डे काउंटर पार्ट है जो इन्हीं से आए थे। एक तो बेटा क्रोकोडाइल्स है, बर्ड्स है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स जो है वो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के बेटा सुरापसिडा लाइन से उठे थे, और सुरापसिडा लाइन से बेटा क्रोको डायनासोर्स भी आए थे। उसके बाद बेटा आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। देखिए बेटा ए जो है दैट इज ट्राइसेराटोटॉप्स, ये बेटा ट्राइसेराटोटॉप्स है। जो बेटा बी है दैट इज टिरानोसोर्स, सी जो है दैट इज स्टीगोसोर्स, और डी जो है दैट इज ब्रैंकियोसोर्स। तो देखिए बेटा कहां पे ये सब कुछ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। आइडिया आ रहा है बेटा कि क्या से टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, क्योंकि इन चीजों पे बेटा आप आमतौर ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि एग्जामिनर बेटा आमतौर आपको कहता है जहां ये तेरी नजर नहीं है मेरी जहां मेरी नजर वही है। तो इसीलिए टीचर का सहारा लेना पड़ता है। टीचर फिर एग्जामिनर को कहता है मेरी जहां तेरी नजर है वहां पर मेरी पहले ही से नजर है। इस पे बेटा नजर रखिएगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा हमने यहां पे होमोलॉगस ऑर्गन्स का एक मुजाहरा किया है, एक डायग्राम दी चुकी है आपको। ये बेटा आपका बोगेनविलिया है और ये आपका कुकुरबिटा है। ये बेटा ए इसका यहां पे थॉर्न है और ये बी जो इसका टेंड्रिल है। और आपको पता है बेटा कि बोगेनविला और कुकुरबिटा में जो थॉर्न और बेटा शाबाश टेंड्रिल है ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स है, मगर फंक्शंस बेटा डिफरेंट है। थॉर्न जो है प्रोटेक्शन के लिए है, टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए। अब देखना यह है कि ए एंड बी आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी। यस बेटा दे आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी। उसके बाद ए एंड बी आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी। नो, ए एंड बी आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा था। जहां भी होमोलॉजी होगा वहां डी साथ रखना। ए एंड बी हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। नो, इनके एंसेस्टर्स क्या बेटा सेम। तो आज होमोलॉजी है ना, होमोलॉजी में एंसेस्टर्स क्या रहते हैं बेटा सेम। तो दैट मींस कि ए एंड बी आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए बेटा अब यहां पर मेरे पास एक और बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स की एक इमेज है जो आपकी टेक्स्ट ने भी बनाया है। ये इंसान की बाजू है, अच्छी तरह से बेटा इस पे नजर रखिएगा। ये यहां पे चीता की बेटा बाजू है। उसके बाद बेटा ये फ्लिपर है किसका बेटा वेल का, और ये बैट का बेटा यहां पे फोर लिम्ब है। गौर से बेटा यहां पे नजर रखिएगा, या बर्ड का बेटा यहां पे फोर लिम्ब है। बेसिक एनाटॉमी क्या है बेटा सेम, मगर फंक्शंस बेटा डिफरेंट। आर्म जो है इंसान में ग्रास्पिंग के लिए लगती है, चीता में बेटा 4 आर्म्स जो है जिनको हम 4 लेग्स उसमें कहते हैं दौड़ने के लिए। फ्लिप पर बेटा वेल में स्विमिंग के लिए, और बेटा बर्ड में जो विंग है फ्लाइंग के लिए। सो बेसिक एनाटॉमी सेम, ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। अब बेटा देखना है कि होमोलॉगस ऑर्गन्स है। पहला स्टेटमेंट है ए बी सी, ये है ना बेटा ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी आर एनालॉगस ऑर्गन्स। खत्म, एनालॉगस आया खत्म, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी डी आर होमोलॉगस। अब आगे पढ़ने की जरूरत है क्योंकि होमोलॉगस है एंड शो कन्वर्जेंट। नो बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कटा पत्ता इसका। उसके बाद बेटा ए बी सी एंड डी और होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पत्ता नहीं कटेगा, पत्ता जेब में रखना है। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि एक तो होमोलॉगस ऑर्गन्स है और ऊपर से बेटा जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब मैंने यहां पे क्या चालाकी की, गौर से देखिएगा। टेक्स्ट बुक को लाना है ना, समेटना है ना बेटा हर किसी जगह, ताकि आपको बेटा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टेक्स्ट बुक का भी बेटा रिवीजन हो जाए। एक एक लाइन को बेटा हमें यहां पे लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा गवाह है आपके एनटीए के एग्जामिनेशन पेपर्स जो ये चीख चीख के बताते हैं कि एक बच्चे को टेक्स्ट बुक पे बहुत ज्यादा बाज के जैसी नजर होनी चाहिए। तो वही बाज की नजर बेटा आपको बनाना चाहता हूं, ताकि बेटा आपकी बायोलॉजी में तमाम मसले हल हो जाए। तो देखिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, एग्जांपल्स उसके, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहां पर है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आपको पता है ऑरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। यहां बेटा फंक्शन सेम,
ऑरिजिन डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो देखिए बेटा बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अभी दिखाया। उसके बाद आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी बेटा बराबर है। थॉर्न्स एंड टेंड्रल्स, ये भी एग्जांपल है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी एग्जांपल है। हार्ट एंड ब्रेन, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा इस साल। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलॉगस ऑर्गन्स। स्वीट पोटैटो, इस पे भी बेटा आप नजर रखिएगा। स्वीट पोटैटो इज द रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। इट्स द एग्जांपल ऑफ बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसके बाद विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, नो बेटा, दिस इज द मिसमैच। यहां से विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इज द मिसमैच। हां बेटा, ये यहां होना चाहिए था, ये यहां होना चाहिए था। सो ऑप्शन 4 जो है वो यहां पे मिसमैच में जा रहा है, तो इसलिए बेटा इसका आंसर 4 आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब यहां पे बेटा हम टेक्स्ट बुक में आगे की ओर बढ़ रहेंगे। यहां पे बेटा एक पैरा ही दिया है आपकी टेक्स्ट बुक ने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म पे और एंथ्रोपोजेनिक पॉप बेटा एवोल्यूशन पे। वही चीजें बेटा मैंने यहां पे डिस्कस करनी है, गौर से देखिएगा बेटा। रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाइट विंग्ड मॉथ टू इट्स dark light winged or melanized moth in England occurs due to natural selection and it is called as industrial melanism. Yes बेटा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बेटा। यहां पे मैं स्क्रीन को चेंज करूंगा ताकि मैं बेटा इसके बारे में आपको बोलूं। देखिए बेटा, आपने इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का कंसेप्ट तो सुना होगा थोड़ा बहुत बेटा। 1-2 मिनट के लिए यहां पर हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेटा कि इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म का कंसेप्ट क्या है। देखिए बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक पे 1860s में इंग्लैंड में बेटा किसी एरिया में मॉथ्स पे बेटा काम हुआ। मॉथ्स मींस कश्मीरी में बेटा हम मॉथ को पमपोपुर कहते हैं। उसके बाद बेटा जो ये मॉथ है ये बेटा वहां पे 2 किस्म के दिखे, पेल मॉथ 1860s में और ब्लैक मॉथ। और पेल मॉथ को बेटा हम बिस्टन बिटिलेरिया टाइपिका कहते हैं। ब्लैक मॉथ को हम ज़ूलॉजिकल नेम में बिस्टन बिटिलेरिया कॉर्बोनेरिया कहते हैं। उसके बाद बेटा जो ये पेल मॉथ है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, चले बेटा एज्यूम करेंगे 99%, और ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन इंतहाई कम। जबकि बेटा जब लॉ ऑफ जेनेटिक्स हमने देखे तो उसमें बेटा हमें यह पता चला कि जो ब्लैक मॉथ है, ब्लैक कलर है, वो डोमिनेंट है पेल पे। उसूल कहता है ये 75% होना चाहिए और ये बेटा 25% होना चाहिए एज अ रिसेसिव ट्रेट। अगर हम बेटा मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स की ओर जाएंगे, डोमिनेंट ट्रेट 75% एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव ट्रेट 25%। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, यहां तो ये बेटा 75% के बजाय 1% बिचारा और ये 25% से उछाल 99%। हाउ? क्योंकि यहां पर बेटा एक गड़बड़ चल रही थी और गड़बड़ थी बेटा नेचुरल सिलेक्शन की। देखिए बेटा, जब जब नेचुरल सिलेक्शन चलती है तब तब लॉ ऑफ डोमिनेंस की धज्जियां उड़ जाती है। तो देखिए बेटा यहां पे अब क्या हुआ कि एक रिसेसिव ट्रेड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और एक डोमिनेंट ट्रेड बेटा बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा था, क्योंकि यहां पर बेटा एक फोर्स ऑपरेट कर रहा था इन मॉथ की पॉपुलेशंस में। उसी फोर्स को बेटा हम नेचुरल सिलेक्शन का दर्जा देते हैं। होता क्या था कि जो ये बेटा मॉथ्स होते हैं ये पेड़ों की बेटा टहनियों पे रहते हैं, पेड़ों की बार्क पे रहते हैं, और उसके बाद बेटा जब ये पेड़ों की बार्क पे रहते हैं उन दिनों बेटा 1860s में अभी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, ऑटोमोबाइल्स नहीं बने थे, फैक्ट्रीज नहीं बनी थी, इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी। तो नतीजन तौर पे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिसाव था वो बेटा हवा में बहुत ही कम था। इसलिए बेटा इन पेड़ों पे बेटा आपको पेल लाइकेंस मिल रहे थे। चले बेटा आप इसको व्हाइट कलर से यहां पे लेंगे तो ये पेल लाइकेंस बेटा आपके इन बार्क्स पे रहते थे। लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड फंजाई। और देखिए बेटा होता क्या था, जब पेल मॉथ इस पे बैठता था और ब्लैक मॉथ, ब्लैक तो नहीं दिखा सकता हूं अब यहां पे क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरा है, तो चले बेटा ब्लैक को हम यहां पर ऐसे ही दिखाएंगे ताकि बेटा आपको तो इससे मजा आएगा। अब देखिए बेटा होता क्या है, जब ब्लैक बेटा व्हाइट पे, व्हाइट बैकग्राउंड पे बैठा तो बर्ड इसको बेटा दूर से ही देखता था, और जब बर्ड बेटा इसको दूर से देखता था, किसको बेटा, ब्लैक मॉथ को, क्योंकि उस पे इसकी नजर अच्छी तरह से पड़ती थी। ये है ना यहां पे ब्लैक मॉथ, ये इजिली बर्ड इसको देखता था और इसको खाता था। और उसके बाद बेटा जो व्हाइट मॉथ है या पेल मॉथ है ये बर्ड को दिखता ही नहीं था।
तो यहां नेचर किसको फेवर कर रहा था? यहां नेचर में फिट बेटा जो था, क्या वो पेल मॉथ था कि ब्लैक मॉथ था? पेल, इसका कलर ही इसको बचा रहा था। और बर्ड्स पे बेटा अननोटिस रहा करता था ये, इससे बेटा दिन ब दिन इसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस आई, इसका सर्वाइवल ज्यादा आया, रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा मिले, मौके ज्यादा मिले बच्चे प्रोड्यूस करने के, जिसकी वजह से बेटा इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज हुई और 25% से कहां की ओर उछाल लिया 99%। और जो ब्लैक मॉथ मुसीबत का मारा, जो ये पेड़ पे बैठता था तो लाइकिन्स बेटा, लाइकिन्स पे चमकता था, लाइकिन्स पे अच्छी तरह से दिखता था और बर्ड जट से आता था और उसको खाता था। सर्वाइवल कम, रिप्रोडक्शन कम, बच्चे पैदा कम, परसेंटेज ऑटोमेटिकली बेटा घट गई 75 to 1%। मगर फिर कुछ ऐसी हवा चली कि 1920s में बेटा इस पे एक और रिसर्च हुई, किस पे बेटा? इसी मौत पे। और बेटा फिर क्या देखा गया? उल्टी गंगा। अब यहां पर बेटा जो पेल मौत है वो बेटा अब आ चुका था 1% पे, और जो ब्लैक मौत है वो बेटा 99% को छू रहा था। उल्टा हो रहा था सब। क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुई, लाइकिन्स बेटा उड़ गए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होने लगा, लाइकिन्स उड़ा, पेड़ पे बेटा सूट जमा होने लगा, डस्ट जमा होने लगा, जिसकी वजह से पेड़ बार्क जो है ब्लैक होने लगी। और जब इस पे ऊपर बेटा ब्लैक मॉथ बैठता था वो अब दिखता नहीं था। ना रिवर्स। अब बेटा फिटनेस किस में आई? ब्लैक में। और व्हाइट क्या हुआ? अनफिट, जिसकी वजह से बेटा उसका नंबर दिन ब दिन कम। यही तो है बेटा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो अभी बेटा आपने यहां पर देखना है। तो चलिए, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाइट विंग्ड मॉथ विद इट्स डार्क लाइट विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ इन इंग्लैंड ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। 100% करेक्ट। उसके बाद इंडस्ट्रियल, अब सुनिए बेटा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, शाबाश, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, antibiotic resistant bacteria, herbicide resistant weeds, DDT resistant mosquitoes and Darwin finches are all examples of anthropogenic evolution। सर नीट में आया बेटा क्वेश्चन 2000, मुझे लगता है 2019 में कि 20 में क्वेश्चन आया था, which of the following is the example of anthropogenic evolution। अब anthropogenic, anthro means इंसान, जब कोई बेटा नेचुरल सिलेक्शन इंसान की वजह से होगी, जब कोई एवोल्यूशन इंसान की वजह से होगी, सो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। गौर कीजिएगा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में ब्लैक मॉथ बेटा इंक्रीज हुआ ना, पेल क्या हुआ? कम। ये किसकी लापरवाही से हुआ बेटा? इंसान की। अगर इंसान इंडस्ट्रीज से या बेटा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं होती, ऑटोमोबाइल ज्यादा नहीं बने होते, आज भी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या होता? कब? आज भी इंग्लैंड के उन गलियारों में हमें व्हाइट मॉथ या पेल मॉथ क्या मिलता? ज्यादा। तो इंसान की ही बेटा खुदगर्जी और लापरवाही से ऐसा हुआ। उसी तरह बेटा अगर हम आगे की ओर देखेंगे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ई कोलाई कैसे बेटा इस दुनिया में है? क्या बेटा जब पेंसिलिन लाया गया इस दुनिया में, उसने पेंसिलिन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लाया? पेंसिलिन रेजिस्टेंट जीन लाया? नहीं बेटा, ई कोलाई में पहले ही से पेंसिलिन रेजिस्टेंट जीन था जो बाय चांस म्यूटेशन बना था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहां पता था कि पेंसिलिन जब मैं बनाऊंगा उस पेंसिलिन से ई कोलाई में रेजिस्टेंस आएगी? ना बेटा, एक्चुअली पेंसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो ई कोलाई में था कब आया? लाखों साल पहले आया? पता नहीं है, पहले ही से था। इसलिए तो डार्विन ने बाजी मारना कि वेरिएशंस आर प्री एडेप्टिव, पहले से होती। मगर इसका एडवांटेज कब ई कोलाई को आया? इसका एडवांटेज ई कोलाई को तब आया जब पहली बार पेंसिलिन आया। तो पेंसिलिन ने क्या किया? उसने बेटा नॉन पेंसिलिन रेजिस्टेंट ई कोलाई को उड़ाना शुरू किया, और जो पेंसिलिन रेजिस्टेंट ई कोलाई है उनका नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। और आज बेटा ई कोलाई जो है, पेंसिलिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इन्हीं ई कोलाई को हम पेंसिलिन रेजिस्टेंट ई कोलाई कहते हैं। इसी तरह बेटा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटोज इंसान की वजह से आए, या सॉरी वीड्स बेटा इंसान की वजह से आए। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो इंसान की वजह से आया, क्योंकि अगर इंसान बेटा डीडीटी रेजिस्टेंट डीडीटी नहीं लाता एज इंसेक्टिसाइड तो कभी भी बेटा ये मॉस्किटोज उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं आते, क्योंकि इनमें भी रेजिस्टेंस पहले से थी, इनकी सिलेक्शन कभी नहीं होती। उसके बाद बेटा यहां पे है ना डार्विन्स फिंचेस, ये बेटा एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन की एग्जांपल नहीं है। सो डार्विन्स फिंचेस बेटा इंसान की वजह से नहीं आई, वो पहले से आई बेटा ड्यू टू बायोजियोग्राफिकल बेटा चेंजेस, उसी की वजह से आई। तो दैट मीन्स कि बेटा दूसरी स्टेटमेंट गलत है। एवोल्यूशन इज नॉट ए डिटरमाइंड प्रोसेस। नहीं बेटा, एवोल्यूशन कभी बेटा तय नहीं किया जाता है। क्या ये तय हुआ था कि पेंसिलिन रेजिस्टेंट ई कोलाई आएंगे? ना, ये बाय चांस आए,
क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा जब पेनिसिलिन बनाया, उसको कहां बेचारे को पता था कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट इकोलाई से आएंगे? या जब डीडीटी बनाया बेटा मिलर ने, उसको कहां पता था कि डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज आएंगे? सो ये सारा बेटा डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होता है, ये बाय चांस प्रोसेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक। Lichens can be used as indicator of pollution indicators. Yes बेटा, ये आप pollution का इंडिकेटर ले सकते हो, क्योंकि जिस एरिया में lichens नहीं होते हैं, that means कि this area is highly polluted with sulfur dioxide. इसको बेटा नीट के लिए याद रखिएगा। तो यहां पर बेटा ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पे आपकी टेक्स्ट बुक की अब फिंचेस है, ये डार्विन फिंचेस है जो गैलापागोस आइलैंड में बेटा हमें ज्यादा मिलती है। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, जो ये फिंचेस है इनकी बीक्स में वेरिएशंस है। इसी पे तो डार्विन ने बेटा अपना काम किया था, यही तो वो था जिसकी वजह से बेटा डार्विन के दिमाग में एक जबरदस्त चीज आया, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब बेटा मसला यह है कि जो ये बेटा फिंचेस है इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है ऑन द बेस ऑफ बीक। इसी की वजह से बेटा इसकी बहुत सारी स्पीशीज बेटा डार्विन ने देख ली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितनी भी फिंचेस है जो गैलापागोस आइलैंड्स में मिलती है, वो कहां से उठी? वो उठी फ्रॉम सीड ईटिंग फिंचेस। इस पे नजर रखना बेटा नीट के लिए। सो ओरिजिनल वैरायटी कौन थी बेटा? सीड ईटिंग फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा यहां पे एडेप्टिव रेडिएशन है, और ये मार्सपियल मैमल्स का बेटा, मार्सपियल मैमल्स मीन जिसमें मार्सपियम होता है, मार्सपियल बैग होता है जिसमें वो अपने अंडर डेवलप्ड बच्चों को पालते हैं अपने पेट में। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये बेटा यहां पे मार्सपियल मैमल्स डिफरेंट किस्म के हैं, कंगारू है, कोला है, वोम्बाट है, टस्मानियन वुल्फ है, सॉन एंड सॉन। अब बेटा ये मुझे पता है कि एडेप्टिव रेडिएशन है, क्योंकि जब बेटा एक एंसेस्टर स्टॉक से बहुत सारी स्पीशीज बनेंगी, वी कॉल इट एज एडेप्टिव रेडिएशन, एंड आफ्टर दैट दे विल इन्वेड डिफरेंट हैबिटेट्स। अब बेटा देखना है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट मींस बेटा एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी। बराबर ठीक, यही तो है एडेप्टिव रेडिएशन। नजर रखिएगा इस डेफिनेशन पे। डार्विन्स फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना, 110%। सो एडेप्टिव रेडिएशन के लिए आप 2 एग्जांपल्स याद रखेंगे जहां पे एक एंसेस्ट्रल पेयर स्टॉक से बहुत सारी स्पीशीज बनी, डार्विन फिंचेस जिसकी ओरिजिनल वैरायटी सीड ईटिंग थी, इस तरह बेटा मार्सपियल या ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल्स का भी एंसेस्टर एक ही था, आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमिना। So adaptive radiation में 2 एग्जांपल्स पे बेटा आप नजर रखेंगे, डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल्स। उसके बाद बेटा इट्स आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यस बेटा, सो ये डाइवर्ज हो रहा है ना बेटा टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। एक बेटा एंसेस्ट्रल स्टॉक से बहुत सारी स्पीशीज बन रही है, it's the divergent evolution. So adaptive radiation is also called as divergent evolution. Marsupials different from each other, evolved from different ancestral stocks. Now beta they evolve from same ancestral stock. So that means कि बेटा यहाँ पे जो आंसर है that is 4. यहाँ पे लिखा है ना बेटा different ancestral stock. Now they evolve from same ancestral stock. तावश ना बेटा बनान radiating starting from a point. So यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर 4 गलत। चले बेटा, अब यहां पर आपके सामने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का थोड़ा बहुत तज़किरा हो जाएगा। देखिए बेटा यहां पे ये वुल्फ है, और ये आपको पता है कि वुल्फ जो है ये प्लेसेंटल मैमल है, अलग एंसेस्टर से बना है, इसका एंसेस्ट्रल स्टॉक अलग था, इसकी एडेप्टिव रेडिएशन अलग। और ये बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे ये तस्मानियन वुल्फ है, अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से बना है, और इसके एंसेस्ट्रल स्टॉक जो है ये बेटा आपको पता है कि ये मार्सपियल मैमल है। सो अलग अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से आए हैं, सो इसकी एडेप्टिव रेडिएशन अलग, इसकी एडेप्टिव रेडिएशन अलग। मगर फिर भी बेटा अगर ये अलग अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से आए हैं मगर ये शक्ल सूरत में मिलते हैं ना, तो शक्ल सूरत में मिलने को अगर 2 एनिमल्स अलग अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन से आए हैं मगर उनमें सिमिलरिटी हमें मिलती है, एट दैट टाइम बेटा इट्स कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वुल्फ in placental mammals and Tasmanian wolf in beta marsupial mammals. तो चले बेटा देखेंगे, Tasmanian and placental wolf are very closely related। ना बेटा कहां closely related? अलग अलग एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने।
चलिए, दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, ना बेटा कैसे? उसके बाद दे अंडरवेंट सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर विच लीड टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। हाँ बेटा, सिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर्स होते हैं, मगर बेटा यहां पे क्या लिखा है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को ना फैलना, ये तो कन्वर्ज कर रहे हैं, इनमें तो सिमिलरिटी है, तो इसलिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होने की वजह से गलत। अगर हाँ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता तो ठीक। मोर देन, इस डेफिनेशन पे नजर रखना, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, इसके अलग एडेप्टिव रेडिएशन, इसके अलग एडेप्टिव रेडिएशन appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats which lead to convergent evolution। तो आंसर इज 4। इस पे बेटा नजर। नेक्स्ट, so placental mammal and Tasmanian wolf are classical example of convergent evolution। नजर रखिएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट, चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर बेटा इन स्टेटमेंट्स पे आप नजर रखिएगा कि ये स्टेटमेंट्स क्या बोल रही है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। यस बेटा, जब भी एक ऑर्गेनिज्म में फिटनेस होती है, जो डार्विन कहता था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हमेशा बेटा जो भी रिप्रोडक्टिव फिट होता है, जिसमें फिटनेस होती है, वो बेटा फिटनेस उसको एनवायरमेंट में अडेप्ट करवाती है, सर्वाइव करवा पाती है, सिलेक्टिव एडवांटेज दिलवाती है, एडेप्टिव वैल्यू दिलवाती है। उसके बाद बेटा नेचर फेवर्स फिटनेस, नेचर उसी को आगे बढ़ने देता है जो फिट होगा। बराबर, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड बट हैज नो जेनेटिक बेसिस, ये गलत है। हो, डार्विन कहता था ना बेटा कि जो वेरिएशंस होती है वो बेटा शाबाश प्री एडेप्टिव होती है। अगर वो पहले से थी तो उसका तो कोई जेनेटिक बेस होगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा ना। सो ये बेटा तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, यहां पे बेटा नेचुरल सिलेक्शन लिखना। Natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution। 100% correct। Charles Darwin was influenced by the work of Thomas Malthus on population। बराबर, ये भी ठीक, क्योंकि बेटा ये थॉमस माल्थस का ही पेपर था जिसने डार्विन को एनकरेज किया अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाने में। और याद रखिएगा बेटा एक पॉइंट यहां पर जो यहां नहीं लिखा है, थॉमस माल्थस जो था उसने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दी कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिक रेशियो बट फूड इंक्रीजेस इन अर्थमेटिक रेशियो। सो जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उस तेजी के साथ फूड वो बेटा नहीं अवेलेबल होता है। इसी से डार्विन ने एक पॉइंट आगे जाके निकाला, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो जो कोई भी जानदार इस दुनिया में आता है उसको अपना वजूद कायम करने के लिए लड़ना पड़ता है, खाना हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, जगह हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, और इस लड़ाई में वही ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है जो फिट होता है। तो चले बेटा, अब दैट मींस कि इसमें 4 स्टेटमेंट्स ठीक है। हमें यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बेटा देखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट 3 के बजाय हर कोई है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following gives the correct sequence of theory of natural selection proposed by Darwin for organic evolution? तो बेटा आंसर इज our production, limited food and space, variation and natural selection। तो देखिए बेटा क्यों, क्योंकि बेटा डार्विन मानता था हर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, कोई स्लोली कोई तेजी के साथ। उसके बाद बेटा अब जब ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है और उस तेजी के साथ बेटा फूड और स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, और इसकी वजह से बेटा जंग छिड़ जाती है, और इस जंग में बेटा वही आगे बढ़ता है जिसमें यूजफुल वेरिएशन है, और यूजफुल वेरिएशन होने की वजह से नेचर में बेटा वो आगे बढ़ता है, क्योंकि नेचर सिलेक्ट्स फिटनेस। तो आंसर इज बेटा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, डार्विन बिलीव्ड दैट एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल। बराबर बेटा, आहिस्ता आहिस्ता होती है, प्रोग्रेसिव। यस, उसने खाली बिलीव करा ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। खाली वही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं जो फिट होते हैं, जिनमें यूजफुल वेरिएशन है, इसलिए बेटा इसकी एवोल्यूशन प्रोग्रेसिव थी। उसके बाद बेटा डायरेक्शनल भी थी। क्यों? क्योंकि खाली बेटा ये एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, टुवर्ड्स द बेटा शाबाश, जिन ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशंस है वही आगे बढ़ते हैं, जो फिट है वही आगे बढ़ते हैं। सो दैट मींस कि बेटा एंड माइनर वेरिएशंस, कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर द मेन रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। 100% करेक्ट। उसके बाद बेटा फिर हीगो डेविरीज आया, और डेविरीज ने बेटा अब क्या दिया, उसने म्यूटेशन थ्योरी दी। उसने कहा कि नहीं, फेंको ये एनवायरमेंट सब कुछ, वही सही कारखाना। एक्चुअली क्या है कि म्यूटेशंस ही जो है दे आर द मेन टूल्स फॉर एवोल्यूशन।
ये नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं है, खाली बेटा म्यूटेशंस आर द मेन रॉ मटेरियल्स या मेन टूल्स फॉर एवोल्यूशन। गलत बोल रहा था बेटा वो भी, डार्विन भी गलत था और बेटा हीगो डेविस भी गलत था। फिर आगे जाके बेटा फिर एक थ्योरी आई न्यू डार्विनिज्म, जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं, उसने बेटा असली एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। तो देखिए बेटा अब यहां पर ये क्या कहता है, हीगो डेविस बिलीव दैट एवोल्यूशन इज रैंडम, क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से बोल रहा था, डायरेक्शनलेस, क्योंकि म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कभी म्यूटेशन यूजफुल, कभी म्यूटेशन हार्मफुल, कभी म्यूटेशन लीथल तो डायरेक्शनलेस, एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, क्योंकि म्यूटेशन जब होती है ये ड्रास्टिक चेंजेस लाती है, बड़ी वेरिएशंस लाती है, इसलिए बेटा इसकी एवोल्यूशन जो थी वो डिसकंटिन्यूअस थी, नॉन डायरेक्शनल थी। उसके बाद बेटा एंड म्यूटेशंस आर द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर एवोल्यूशन, ये स्टेटमेंट भी ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड, सिंगल स्टेप, नीट में आए, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस आर कॉल्ड एज साल्टेशन। सो कभी कभी बेटा एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन होती है, एक ही जनरेशन में नई वैरायटी या नई ब्रीड जन्म लेती है, जैसे एनकॉन शीप है, जैसे बेटा पोल्ड कैटल्स है, हेयरलेस कैटल्स है, सॉरी हेयरलेस कैट्स है, हेयरलेस डॉग्स है। तो देते बेटा वो एक ही जनरेशन में सिंगल स्टेप म्यूटेशन से आए। तो यहां पे बेटा कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, सारी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। देखिए बेटा अब यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट्स है और यहां पे बेटा अब हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल है या हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है। देखिए बेटा पहले ये समझो, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हार्डी और दूसरे का नाम था वेनबर्ग। अब देखिए बेटा इन दोनों ने क्या दिया, एक तो मैथमेटिशियन था और दूसरा फिजिशियन था। इन्होंने बेटा दुनिया को एक इक्वेशन दी, दैट्स कॉल्ड एज हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। और इस इक्वेशन में बेटा इन्होंने दो चीजें दी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी दी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दी। और उससे एक फायदा आया कि हम बेटा अलीलिक फ्रीक्वेंसी से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वो मैं डिस्कस नहीं यहां कर सकता हूं बेटा, मगर एक चीज है कि जब इन्होंने बेटा ये इक्विलिब्रियम दिया, ये उन्होंने नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस के लिए दिया। और इन्होंने कहा कि अगर किसी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम वो पॉपुलेशन जो है वो अपनी जीन फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उस पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम होगा और वो कभी इवॉल्व नहीं करेगी। मगर फिर बेटा देखा गया कि जो कोई भी पॉपुलेशन है वो हमेशा बेटा इन ताकतों के बेटा कांटेक्ट में होती है। वो ताकतें बेटा हमेशा इस पे ऑपरेट करते हैं, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन का ताकत हो, चाहे वो बेटा जेनेटिक फ्लो का या सॉरी बेटा जीन फ्लो का ताकत हो, चाहे वो बेटा म्यूटेशंस का ताकत हो, चाहे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का ताकत हो। ये कंटिन्यूसली बेटा पॉपुलेशन में चलता रहता है और इसकी वजह से बेटा पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी कभी कांस्टेंट रहती नहीं है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। सो हर कोई पॉपुलेशन जेनेटिक इनइक्विलिब्रियम में रहती है, जिसकी वजह से हर कोई पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। तो बेटा क्या मैं हक के साथ बोलूं, कोई भी पॉपुलेशन बेटा हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन को या इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती है। जैसे कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, नहीं तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिया गया था, मगर कोई भी बेटा गैस इस इक्वेशन को गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इससे बेटा कोई भी गैस आइडियल नहीं है। इस तरह कोई भी पॉपुलेशन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि हर कोई पॉपुलेशन बेटा हमेशा नेचुरल सिलेक्शन के जद में आता है, दबाव में चलता है, म्यूटेशंस के दबाव में चलता है, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट के दबाव में चलता है। देयरफॉर एवरी पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। तो चलिए बेटा थोड़ा बहुत मैंने यहां पे हार्डी वाइनबर्ग का आपको कांसेप्ट दिया। सो हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन या इक्विलिब्रियम किसके लिए दिया गया था? फॉर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में। प्रैक्टिकली कोई भी पॉपुलेशन बेटा नॉन इवॉल्विंग नहीं है, हर कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है। हर किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चलिए पहला, इट ऑपरेट्स ऑन पॉपुलेशन विच इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यस बेटा, दैट इज एलिलिक फ्रीक्वेंसीज आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वेरी गुड, परफेक्ट स्टेटमेंट।
Sum total of all the alleles of all the allelic frequency is 1. Yes बेटा, इसने जब भी allelic frequency दी P plus Q is equal to 1, where P is the frequency of the बेटा dominant allele and Q is the frequency of recessive allele. जब हम इसको समेट करते हैं ये हमेशा 1 आता है या फिर 100%. Non-random mating, शाबाश, gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombinations and natural selection bring disturbance in Hardy-Weinberg equilibrium. Yes, यही तो दुश्मन है जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को कभी बेटा फॉलो नहीं करने देते. एवरी पॉपुलेशन इज इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम. गलत नहीं बेटा, एवरी पॉपुलेशन इज इन हार्डी वाइनबर्ग इन इक्विलिब्रियम. हर कोई पॉपुलेशन इवॉल्व कर रही है. तो दैट मीन्स कि बेटा अगर हम देखेंगे इसमें 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो देखिए बेटा कहां कहां ट्रू है. ट्रू 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 फॉल्स. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहां पे कुछ इक्वेशंस या कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लाई है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के लिए, जिस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी. तो कुल मिला के बेटा यहां पे मैंने 3 न्यूमेरिकल्स टच करनी है, क्योंकि मैं सारा नहीं कर सकता हूं, तो भी मैं बेटा आपका टाइम ज्यादा दे रहा हूं ताकि बेटा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे बायोलॉजी में है जो टाइम कंज्यूमिंग है. आज का लेक्चर तो टाइम कंज्यूमिंग था. जेनेटिक्स में 1.5 घंटा लगा, इसमें भी बेटा लगभग 1.5 घंटे से अलावा लगेगा, मगर दोनों लेक्चर्स आपको बेटा आज दिए जाएंगे, क्योंकि फिर आप 2x पर भी अगर इसको देखोगे, तेजी के साथ देखोगे, मगर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में बेटा जो लाइंस है ये आपका फुल फ्लेज्ड रिवीजन करेगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपका नीट एग्जाम हो. इसलिए तो बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ताकि आपका विजन ब्रॉड हो जाए. क्या पढ़ना है हमें, कहां कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को हिट कर सकता है. तो चलिए बेटा अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील डी इज 0.4 एंड 0.7 एंड दैट ऑफ अलील डी इज 0.3. कैपिटल डी का लिखना ही इस बेटा क्वेश्चन में इंडिकेट करता है कि ये डोमिनेंट अलील है, और अगर ये डोमिनेंट अलील है तो बेटा दैट मींस इट इज पी. तो पी यहां पे 0.7 है एंड दैट ऑफ अलील डी, डी का स्मॉल लिखना ही ये बेटा यहां पे दिखा रहा है कि ये रिसेसिव अलील है, और दैट इज इट इज क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू 0.3. आप देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन. चले बेटा अब यहां पर हेटेरोजाइगोट्स को देख लीजिएगा. सो अच्छा पाई बेटा यहां पे P मेरे पास 0.7 है और Q मेरे पास 0.3 है. अब यहां पे मुझे जीनोटाइपिक बेटा हेटेरोजाइगोट्स की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. सो दैट मींस मैं छना ब्याक इक्वेशन में अनिन P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, where P square is the frequency of homozygous dominant, 2PQ is the frequency of beta. यहां पे मैं इसको ठीक करूंगा. तो चले बेटा अब यहां पर देखिएगा P स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, और उसके बाद बेटा Q स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव. मुझे ये निकालना है ना बेटा, निकालो कोई परेशानी नहीं. 2 इंटू शाबाश P कितना बेटा 0.7, Q कितना बेटा 0.3. तो अगर हम देखेंगे बेटा ये आएगा ना यहां पे 0.42 एंड 0.42 इज इक्वल टू 42%. और देखिए बेटा ऑप्शन नंबर 4 आपका गुलाम, दैट इज 42%. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. If 9%, beautiful question. If 9% of an African population is born with severe disease of sickle cell anemia. अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि 9% पॉपुलेशन अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो पैदा हो रही है उसको सिकल सेल एनीमिया है, पहली बात. उसके बाद बेटा व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी रेजिस्टेंट टू मलेरिया. हो बेटा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है. पहले आपको यहां पे सिकल सेल एनीमिया की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आपको बेटा आज ही के लेक्चर 1 घंटे पहले मैंने बोला सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. जब तक दोनों जीन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे तब तक डिजीज नहीं आएगी. सो दैट मींस कि बेटा Q स्क्वायर छना इज इक्वल टू 9%.
क्योंकि क्यू स्क्वायर चुना रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यू स्क्वायर वहां रिप्रेजेंट करता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव, और ये रिसेसिव फॉर्म में डिजीज एक्सप्रेस होती है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9%। उसके बाद बेटा अब मुझे कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी रेजिस्टेंट टू मलेरिया। आपको पता है ना बेटा हेटेरोजाइगोट्स आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, दैट मींस कि मुझे यहां पे 2pq निकालना है। जितना 2pq होगा वही मेरा आंसर है, बिकॉज 2pq आर हेटेरोजाइगोट्स, और मुझे पता है कि जो लोग बेटा हेटेरोजाइगोट्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए वो बेटा रेजिस्टेंट होते हैं टू मलेरिया, और 2pq ही तो हेटेरोजाइगोट्स है, इसी को तो मुझे निकालना है। मगर बेटा इसको निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए ना pb और qb, मगर मेरे पास बेटा क्वेश्चन में है क्यू स्क्वायर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आएगा ना बेटा यहां पे सीधे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09। सो बेटा फ्रैक्शंस में इसको तब्दील किया परसेंट को। अब बेटा जब Q यहां पे है तो ये रूट इधर जाएगा ना 0.09, क्योंकि जब स्क्वायर बेटा यहां की ओर जाएगा तो रूट बनेगा। अब बेटा आपको पता है Q इज इक्वल टू 0.09 का रूट जो है दैट इज इक्वल टू 0.3, तो दैट मींस कि Q मेरा आया 0.3, और जब Q मेरा 0.3 आया तो ऑटोमेटिकली P बेटा मेरा आएगा 0.7, क्योंकि मुझे पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। Q मेरा आया 0.3, तो ये आएगा ना P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7 निकला। अब क्या बेटा इंतजार है, 2 इंटू पी कितना निकला बेटा 0.7, क्यू बेटा कितना आया 0.3, तो इट विल बी इक्वल टू बेटा 0.42, एंड 0.42 इज इक्वल टू 42%। आंसर इज 42%। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है जो बेटा नीट में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास जो दो इक्वेशंस है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एलिलिक फ्रीक्वेंसी, P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें बेटा आपके पास है ना। इन्हीं से आप एलिलिक से एलिलिक निकाल सकते हो, जीनोटाइपिक से एलिलिक निकाल सकते हो, एलिलिक से बेटा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या जीनोटाइपिक से एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। यही तो है बेटा ब्यूटी इन दो इक्वेशंस की। मगर अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, इस तर्ज पे क्वेश्चन आता है कि एक पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल्स है, 1000 इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में। उसके बाद आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज 1000, एन मींस 1000। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ या 360, यहां तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप AA, दैट मींस कि बेटा P स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए, ये कितना बता रहा है बेटा 360 है। उसके बाद बेटा हेटेरोजाइगोट्स बता रहा है 2pq, क्योंकि यहां लिखा ना कैपिटल A स्मॉल a, सो ना बेटा अगर मैं हाइडी वाइनबर्ग इक्वेशन में इसको लाऊंगा वो है ना 2pq, ये कितना दिखा रहा है बेटा 480। उसके बाद बेटा फिर कह रहा है कि जो बेटा रिसेसिव है होमोजाइगस रिसेसिव सुगुना से क्यू स्क्वायर वो कितना बोल रहा है बेटा है, शाबाश 160। अब बेटा आपको ये बोलता है बताओ जी P क्या है और Q क्या है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहा होता है। अगर आप इसको कैलकुलेशंस पे बेटा डिफरेंट तरीके से आप पागल हो जाओगे। बस बेटा एक छोटी सी फॉर्मूला याद रखेंगे, P फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू 2D प्लस H डिवाइडेड बाय 2N, ये आप याद रखिएगा। सो जब इस तर्ज का क्वेश्चन आएगा जहां पे खाली नंबर ही दिया गया होगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, क्योंकि बेटा सेकंड्स में क्वेश्चंस को निकालना है, P इज इक्वल टू 2D प्लस H डिवाइड बाय 2N, वेयर D इज द बेटा नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, H इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, हमें पता है ना 2 इंटू ये D है ना बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट, कितना बेटा 360 नंबर है इनका, फिर बेटा हेटेरोजाइगोट्स कितने हैं बेटा 480 डिवाइडेड बाय 2, N कितना है बेटा 1000। अब देखिए बेटा कैसे इस क्रॉस को करेक्ट किया जाएगा, ये बेटा 2 इंटू शब्द बेटा 360 प्लस 480, ये लगभग आएगा 1200 डिवाइड बाय बेटा 2 इंटू 1000 इज 2000। उसके बाद बेटा जब हम इसका अब यहां पे देख लेंगे, ये बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये अब आपको आएगा 0.6, सो दैट मींस कि बेटा जो P आपका आया वो 0.6 आया, तो Q ऑटोमेटिकली आया ना 0.4। तो ढूंढिए कहां पर है, ये है बेटा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट चले बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट पे यहां पे क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा पानी पिएंगे, थोड़ा बहुत पानी पिएंगे बेटा।
चले बेटा, थक गए तो चले बेटा, अब यहां पे नजर रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए बेटा, यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट दिया गया। सबसे पहले यह देखना है कि यह जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन आपने सुना कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास फिटनेस होती है वही आगे बढ़ पाते हैं, उनमें बेटा सर्वाइवल ज्यादा होता है, ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ज्यादा बच्चों को पैदा करते हैं, इसलिए उनका दिन ब दिन नंबर इंक्रीज होता है। यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। और जिन ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल वेरिएशन है, सर्वाइवल कम, बेटा रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम, बेटा नंबर ऑफ प्रोजेनी कम, और दिन ब दिन उनका नंबर क्या होता है, डिक्रीज। मगर अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। देखिए बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं, बस बेटा कोड्स में याद रखिएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, इसको हम सिवाल राइट इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसको पहली बार सिवाल राइट ने दिया इस वर्ड को। अब देखना यह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। यहां सिलेक्शन बाय चांस होती है, ये बेटा तगड़ा पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिलेक्शन बाय चांस क्या होता है। तेजी के साथ जाना पड़ रहा है बेटा, ऑब्जेक्टिव हैंडल कर रहा हूं, कंसेप्ट हैंडल नहीं कर रहा हूं, मगर क्या करूं बेटा, आपके लिए कभी कभी थोड़ा बहुत बेटा इसमें लेना पड़ता है, ताकि आपके कंसेप्ट थोड़ा बहुत बेटा स्ट्रांग होते जाए, और जहां पर भी आपको कोई परेशानी है वो इन चीजों से हल हो जाए। देखिए बेटा, ये सिलेक्शन बाय चांस क्या होता है। ये कथा बुगोस नीटर सिलेक्ट बाय चांस, इज इट पॉसिबल ना? नेबर कहने आपका नफर इब्न ज़हीन पोर सुगो एंटी कोर्स सिलेक्ट, इस वन इसके सिलेक्शन बाय चांस कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर फिर यहां पे कैसे होगा। सिंपल सी एग्जांपल, खुदा ना खास्ता बेटा भूचाल आया। रिसेंटली आपने देखा कि टर्की में जबरदस्त डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया, और जब वहां भूचाल आया, उस भूचाल में बेटा क्या खाली कमजोर लोग मरे कि खाली ताकतवर लोग बचे? ना बेटा, वहां पे बेटा सिलेक्शन हुई बाय चांस। क्या आपने नहीं देखा बेटा इन आंखों से कि वहां पे डेब्रिस से बेटा बिल्डिंगों से 5-5 6-6 महीने के बच्चे जो है वो निकाले गए, और एक तो हद ही थी बेटा, एक दिन का बच्चा, अभी भी उसका अम्बिलिकल कॉर्ड मां के साथ जुड़ा था, वो बचा बेटा और मां मरी। सो अगर यहां पे सिलेक्शन बेटा होती बाय थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यहां पे वही इंसान खाली बचते जो ताकतवर होते, कमजोर नहीं बचते। मगर जब जेनेटिक ड्रिफ्ट लगता है, वहां पे बेटा न ताकत को देखा जाता है, न कमजोरी को देखा जाता है, वहां सिलेक्शन बाय चांस होता है। क्योंकि जब जब नेचुरल क्लाइमेटी होती है, या जब जब माइग्रेशन हो जाती है, वहां सिलेक्शन होता है बाय चांस। इसी को बेटा हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ यूजफुल वेरिएशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ हार्मफुल वेरिएशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्टिव एडवांटेज और सिलेक्टिव डिसएडवांटेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ एडेप्टिव वैल्यू और नॉन एडेप्टिव वैल्यू, कुछ नहीं देखा जाता। क्लियर? उसके बाद बेटा अब यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगा, सिलेक्शन क्या होती है बाय चांस। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डायरेक्शनल है, वो खाली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने देती है जो बेटा फिट होते हैं। बेटा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है नॉन डायरेक्शनल है, यहां पे बेटा कोई भी आगे बढ़ सकता है, ऐरा गैरा नुत्थु खैरा, कोई भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पे सिलेक्शन क्या होती है बाय चांस। उसके बाद बेटा जब नेचुरल सिलेक्शन बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन पे आता है, ये बड़ी पॉपुलेशन में भी हो सकता है, भूचाल बड़ी पॉपुलेशन भी हो सकता है, छोटी पॉपुलेशन में भी आ सकता है। सो दोनों पॉपुलेशन में आ सकता है, मगर इसका असर जो है, क्योंकि इसको जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है ना, इसका असर आपको स्मॉल पॉपुलेशन में हमेशा दिखता है। सो अगर स्मॉल पॉपुलेशन है, अगर वहां बिग चंक ऑफ ऑर्गेनिजम्स मरे, तो उसमें जीन फ्रीक्वेंसी में डेफिनेटली वेरिएशन आएगी। अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी, अगर कुछ चंक ऑफ ऑर्गेनिजम्स मरे, उसमें जीन फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चेंजेस नहीं आती है। तो बस बेटा 3 पॉइंट्स, genetic drift selection occurs by chance, it is non-directional opposite to natural selection, and it operates and it is visible only in small populations. तो यही तो यहां पर लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सवाल राइट इफेक्ट, देयर इज रैंडम एंड डायरेक्शनल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। रैंडम तो है, डायरेक्शनल नहीं, यहां पे लिखना चाहिए था नॉन डायरेक्शनल, स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बेटा प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट फ्लक्चुएशंस इन लार्ज पॉपुलेशन, नहीं, अभी मैंने बोला स्मॉल पॉपुलेशंस। सिलेक्शन ऑकर्स बाय चांस इरेस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्टिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यस, चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस एग्जिस्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी इन फॉर फ्यूचर जनरेशन 100% बराबर। तो चले बेटा हमें क्या देखना है यहां पे, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, दूसरा और तीसरा। तो देखिए बेटा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। सो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट
An isolated population of human beings with approximately equal number of blue-eyed and brown-eyed individuals was disseminated by an earthquake. So एक population थी जहां पे ब्लू आइड और बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं और ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स रहा करते थे इक्वल नंबर में. सो दैट मीन्स बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी 1:1 थी. उसके बाद बेटा इस पॉपुलेशन में अर्थक्वेक आया. ओनली फ्यू ब्राउन आइड पीपल रिमेन टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन. इसमें सारे के सारे इंसान मर गए, खाली बेटा ब्राउन आइड ऑर्गेनिजम्स रहे, सॉरी इंसान रहे. तो दैट मीन्स कि बेटा आई चूज ना खाली ब्राउन आइड पॉपुलेशन. तो अब बेटा इसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज. जो पॉपुलेशन कभी 1:1 रहा करती थी अब वहां पे खाली ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स रहे तो फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ गई? ब्राउन आइड. ब्लू आइड की क्या हुई? कम. जेनेटिक ड्रिफ्ट. और इस किस्म के जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट इट्स कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट. राइट इट. और अगर बेटा ये आता है ड्यू टू माइग्रेशन इट्स कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट. मगर यहां पर बेटा ये कहता है ना नेचुरल क्लाइमेट अर्थक्वेक, तो इसलिए बेटा यहां का आंसर आएगा 2. नेक्स्ट. चलिए बेटा यहां पे नेचुरल सिलेक्शंस के डिफरेंट ग्राफ्स है, इस पे नजर रखना बेटा. 3 किस्म की नेचुरल सिलेक्शंस है. One is called as beta balancing or stabilizing, another is progressive or directional, and third one is called as disruptive or diversifying. इनकी बेटा डेफिनेशंस याद रखना मेहरबानी करके, और इन ग्राफ्स पे भी नजर रखना. देखिए बेटा ये ग्राफ है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का. ये ग्राफ क्योंकि यहां एरो पे आपको नजर रखनी पड़ेगी. अगर एरो ऐसे, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लगता है बेटा ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, मगर यहां पे अटेन करता है पीक वैल्यू, ऊपर की ओर जाता है. मगर अगर एरो यहां पे ऐसे ना, खाली एरोज पे नजर रखो, तो एट दैट टाइम बेटा इट इज कॉल्ड एज बेटा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. और अगर बेटा ऐसा होगा जहां पे एक्सट्रीम फिनोटाइप्स ज्यादा होते हैं, बेटा एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जो फिनोटाइप्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, मीन फिनोटाइप्स खत्म हो जाते हैं. सो एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज डिसरप्टिव. याद रखना डिसरप्टिव में 2 पीक्स बनते हैं और 2 पीक्स में एरो ऐसे होते हैं, ऐसे. ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे. जब आप बाहें फैलाते हो ना ऐसे, ठीक है, तो दैट मीन्स कि बेटा ये मैंने बाहें फैलाई एरो इधर की ओर गया, ये मैंने बाहें फैलाई एरो इधर की ओर गया. सो एट दैट टाइम बेटा इट इज डिसरप्टिव. तेजी के साथ बोल रहा हूं बेटा, नहीं तो कंसेप्ट इतना मजेदार है, इतना मजा इसमें आता है, पर क्या करूं बेटा वक्त का मारा हूं. उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब बेटा ये यहां पे है ब्रीफ. बेटा वो एक पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि हम ब्रीफ कंक्लूजन एवोल्यूशन का कैसे दें. तो देखिए बेटा jawless fishes probably evolved around 350 million years ago. इस पे नजर रखना बेटा. While as seaweeds existed probably around 320 million years ago. बराबर स्टेटमेंट है बेटा. उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स. पहले ऑर्गेनिज्म जो बेटा लैंड पे पनपे वो प्लांट्स थे, एनिमल्स नहीं थे. इन 1938, इस पे ना बेटा पॉइंट पे नजर रखिएगा, 1938 में एक फिश बेटा हमें मिली जिसको हम सीलोकैंथ फिश कहते हैं. बेटा फिंड लोब्ड फिंड फिश है. उसके बाद बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं यही तो वो फिश थी जिसने वाटर से माइग्रेट किया कहां की ओर? लैंड की ओर, और एम्फीबियंस को जन्म दिया. कब जन्म दिया बेटा? 350 मिलियन ईयर्स अगो. और ये फिश बेटा हमें 1938 में बेटा मिली, जिसने फिर पुख्ता सबूत किए कि कनेक्टिंग लिंक थी बिटवीन द बेटा फिशेस एंड एम्फीबियंस. ये स्टेटमेंट भी ठीक. एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स. यस बेटा, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल. इस पे नजर रखना बेटा. एक फिश लाइक रेप्टाइल इस दुनिया में रहा करता था प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, और उसका नाम था बेटा इख्थियोसोरस. याद रखना बेटा इख्थियोसोरस के बारे में मेहरबानी करके. उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिरानोसोरस रेक्स बिगेस्ट डायनासोर. ये लगभग बेटा 20 फुट लंबा था और डायनासोर्स बेटा एक्सटिंक्टेड 60 मिलियन ईयर्स अगो. छाप लो इस क्वेश्चन को बेटा इस साल, कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए बेटा 65 मिलियन ईयर्स अगो. मगर यहां पे क्या लिखा है बेटा? 60 मिलियन. इसीलिए बेटा ये गलत है, नजर बराबर रखिएगा. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउचेड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल. बराबर ठीक बेटा स्टेटमेंट. तो चले बेटा यहां पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. फोर्थ के बजाय सारे ठीक है, तो चले बेटा फोर्थ के बजाय जब सारे ठीक है तो आंसर इज 3. नजर रखिएगा बेटा, इसमें थोड़ा बहुत तेज चल रहा हूं. चले बेटा अगला टेक्स्ट बुक का ही बेटा ये फिगर यहां पे. अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे बेटा कि यहां पर बेटा डिफरेंट एराज या पीरियड्स के बारे में कहा गया है.
पेलियोजोइक एरा में, जहां पे बेटा आपका कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सेलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पार्मियन पीरियड था। और उसके बाद बेटा फिर आपका आया बेटा मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड थे। वहां पे बेटा ट्राइसैक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटाशियस पीरियड था। तो ये बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे जो यहां पे लिखे गए हैं। मगर उसके बाद बेटा एक चीज है, ये प्रिमिटिव रेप्टाइल यहां पर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिशेस ने एम्फीबियंस को बनाया, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आगे, और रेप्टाइल से ही बेटा बर्ड्स और मैमल्स आगे। मगर रेप्टाइल्स ने 2 एंसेस्ट्रल स्टॉक्स बनाए। एक का नाम था बेटा, जो यहां पे बी लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड एज सोरोप्सिडा। जो ये सोरोप्सिड्स थे, इन्हीं से बेटा सोरोप्सिड से, ये बी जो यहां पे है सोरोप्सिड है, इन्हीं से टर्टल्स बने, इन्हीं से बेटा लिजार्ड्स बने, इन्हीं से स्नेक्स बने, इन्हीं से बेटा टोटोरास बने, इन्हीं से बेटा शाबाश आपका जो है बेटा थीकोडॉन्ट्स बने, थीकोडॉन्ट्स से क्रोकोडाइल्स बने, फिर इन्हीं क्रोकोडाइल्स या थीकोडॉन्ट्स से डायनासोर्स बने, और इन्हीं से बेटा आपके बर्ड्स भी बने। सो दैट मींस कि बेटा जो बर्ड्स है वो एक लाइन से उठे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल स्टॉक्स ऑफ रेप्टाइल से उठे, दैट्स कॉल्ड सोरोप्सिडा। और उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिए, फिर एक और एंसेस्ट्रल स्टॉक इसका था जिसको हम बेटा मानते हैं साइनैप्सिडा, और इसी साइनैप्सिडा से बेटा आपके मैमल्स आए। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जो आपके प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे उन्होंने 2 एंसेस्ट्रल स्टॉक्स बनाए, साइनैप्सिडा एंड सोरोप्सिडा। साइनैप्सिडा से मैमल्स बने और सोरोप्सिडा से बर्ड्स बने, डायनासोर्स बने और बाकी रेप्टाइल्स बने। ये याद रखना बेटा मेहरबानी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। 6 एराज में बेटा हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइड किया गया, राइट फ्रॉम बर्थ ऑफ अर्थ, क्योंकि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बेटा हमारी अर्थ ने जन्म लिया, और उसके बाद बेटा इसको फना भी होना है कयामत के दिन, वो आपको पता है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और बेटा कुल मिला के 6 एराज है, एजोइक एरा, आर्चेजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। तो ये बेटा यहां पे तीसरा है, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। इस टाइम बेटा सीनोजोइक एरा चल रहा है, और सीनोजोइक एरा का भी लास्ट पॉइंट चल रहा है होलोसीन एपोक। तो चले बेटा अब हम आ रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की ओर। नजर रखिएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट है। नजर रखिएगा बेटा, यहां पे Dryopithecus and Ramapithecus were existing 15 million years ago. इस पे नजर रखिएगा। Dryopithecus was ape-like, yes बेटा ये ape जैसा था, and बेटा Ramapithecus was man-like, yes बेटा Ramapithecus इंसान जैसा दिखता था, मगर जो Dryopithecus था वो बेटा दिखता था ape जैसा। बराबर ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। उसके बाद Australopithecus probably lived in East African grasslands around 3 to 4 million, ना बेटा ये गलत है, 2 million years ago, गई ना स्टेटमेंट गलत। उसके बाद बेटा होमो हैबिलिस वर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट टूल मेकर होमिनिड्स एंड दे प्रोबेबली एट मीट, ना बेटा सब कुछ ठीक है, ये पहला इंसान जैसा बेटा होमिनिड था, मगर बेटा ये मांस नहीं खाते थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। होमो इरेक्टस और जावा मैन, इस पे नजर बेटा नीट के लिए, होमो इरेक्टस एंड जावा मैन लिव्ड अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक, एंड देयर फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन जावा वैली। जावा मैन, इंडोनेशिया में एक वैली है जावा वैली, वहीं से इसका फॉसिल डिस्कवर हुआ, जावा इन 1890, ना बेटा 1891, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। Neanderthal man lived near East and Central Africa. ना बेटा, not East and Central Africa, it is East and Central Asia. ये स्टेटमेंट भी गलत। नजर रखिएगा बेटा स्टेटमेंट कहां कहां से गलत हो रही है। सो दैट मींस कि बेटा इसमें आपको खाली या 4 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट मिल रही है, पहली ठीक है, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी गलत, पांचवी गलत। सो 4 स्टेटमेंट्स इसमें गलत है, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स वंस। अब बेटा अगेन ह्यूमन एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। होमो सैपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज इन एशिया बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो, गलत। होमो सैपियंस बेटा उठे अफ्रीका में। नजर
उसके बाद बेटा प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 years ago. Very good. And such cave paintings can be seen in Bhimbitaka rock shelter found in Uttar Pradesh. Now they are found in Madhya Pradesh. उसके बाद बेटा एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years back which lead to human settlement. बराबर. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे नजर रखना. तो पहले बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, पहले ड्राइओपैथिकस, रैमापैथिकस, एस्ट्रोलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, फिर एस्ट्रोलोपैथिकस, फिर बेटा उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस. यही तो है बेटा रैमापैथिकस, एस्ट्रोलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल मैन. ये स्टेटमेंट ठीक है. द मोस्ट रिमार्केबल चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो sapiens is increase in the size of cranial cavity. So that means कि बेटा अगर आप गौर से देखेंगे यहां पे बेटा दो स्टेटमेंट्स जो है वो बेटा इनकरेक्ट है और बाकी स्टेटमेंट सारी बेटा करेक्ट है. तो देखेंगे बेटा कहां पे हमारा क्वेश्चन फंसता है. ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. क्लियर बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रेस्पेक्ट टू क्रेनियल कैपेसिटीज. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, मगर क्रेनियल कैपेसिटीज पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. होमो हैबिलिस का बेटा इतना, उसके बाद बेटा होमो इरेक्टस का आपको पता है 900 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर. उसके बाद बेटा क्रो मैग्नन का सबसे ज्यादा 1650 सीसी. इसका क्रेनियल कैविटी बेटा हमसे भी बड़ा था. मॉडर्न मैन जो है 1450 सीसी और निएंडरथल मैन बेटा 1400 सीसी. तो मॉडर्न मैन का 1450 सीसी. तो चले बेटा होमो हैबिलिस का पहले देखिएगा 1 के साथ बेटा क्या ऐड हो रहा है बी. तो देखिए बेटा यहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में देखना है. अगर एक ही है तो बेटा वहीं पे टिक कर लो. तो आंसर इज 2. तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बेटा हमारे पास अगली सौगात आने वाली है एंड दैट इज द बेटा रीजनिंग एंड असर्शन. तो देखिए बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग एंड असर्शन. थोड़ा बहुत पानी और पीऊंगा. चले बेटा अब हम आएंगे एक लास्ट फाइनल गो की ओर एंड दैट इज कॉल्ड एज रीजनिंग एंड असर्शन. असर्शन. स्किल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशन. सारा पढ़ा है, इसी में तो मैंने निकाला है रीजनिंग एंड असर्शन. सो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है. इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेंशन काजिंग द चेंज इन आरबीसी ऑफ हीमोग्लोबिन. है ना बेटा. ये अगर आप देखेंगे कि जो 56th क्वेश्चन है यहां पे आप नजर रखिएगा कि जो बेटा स्किल सेल एनीमिया है पॉइंट म्यूटेशन से होता है. स्टेटमेंट ठीक. उसके बाद बेटा अब ये लिखता है कि इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन. बेटा ये ठीक है, मगर जो आपका रीजन है ये असर्शन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. हां अगर ये लिखता ड्यू टू म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन हीमोग्लोबिन बिकम्स डिफेक्टिव, यहां तो कहीं हीमोग्लोबिन बेटा डिफेक्टिव नहीं लिखा गया है जिसकी वजह से वो पॉलीमराइजेशन कर रहा है. इसलिए बेटा दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो इसलिए बेटा ऑप्शन आएगा 2. अब क्वेश्चन को सुन लीजिएगा बेटा. अब मैंने इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन लाया है. इन सिकल सेल एनीमिया पहले में क्या था बेटा, दोनों ठीक थे मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा था. अब जरा बेटा यहां पर देखिएगा रीजन कैसे असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. नजर बराबर रखो. इन सिकल सेल एनीमिया द शेप ऑफ आरबीसी बिकम्स इलोंगेटेड सिकल लाइक फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क. यस बिकॉज द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन. म्यूटेंट के लाने से बेटा ये रीजन जो है ये अब असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. बराबर बेटा ठीक. तो दैट मीन्स कि यहां पे ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट. एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन. तो मैंने अभी आपको बोला बेटा जिस इंसान को भी फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसके ब्रेन में बेटा आपको पता है उस बच्चे के ब्रेन में अब बेटा फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होता है क्योंकि फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड और वो ब्रेन में बच्चे के चला जाता है और मेंटल रिटार्डेशन पे ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होने देता है. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एंजाइम फॉर द कन्वर्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन. यस बेटा
अगर हम इसको यहां पे बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम फॉर द कन्वर्शन ऑफ फिनाइल एलेनिन, इसलिए हो रहा है क्योंकि फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम एब्सेंट है। सो दैट मींस कि बेटा ये आपके रीजन जो है दोनों ठीक है और रीजन आपके असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 59 आज मैंने डाइवर्सिटीज में दी है। देखिए XX dash XY type of sex determination mechanism is an example of male heterogamy. Yes बेटा, हमें भी ऐसे ही होता है, हमें मेल्स बेटा XY है इसलिए बेटा हमें heterogamity मेल में है। उसके बाद बेटा रीजन इन बर्ड्स मेल heterogamy इज सीन एज मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स। अरे यार यहां पे बर्ड्स का जिक्र कर रहा है और उसके बाद लिखता है कि इन बर्ड्स मेल heterogamy, और बर्ड में कहां मेल heterogamy होती है, वहां तो मेल जड़ जड़ होता है। सो दैट मींस कि रीजन गलत। अब जब रीजन ही गलत है तो असर्शन को कहां सपोर्ट करेगा, तो यहां पे बेटा आंसर आएगा 3। पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि जब रीजन खुद ही फॉल्स है तो वो कहां बेटा सपोर्ट करेगा। पर मैंने कहा था परसों के लेक्चर में कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बहुत कम होता है, फर्स्ट और सेकंड पे गेम लगती है। चलिए इसे हम ज्यादातर बेटा फर्स्ट पे ही काम कर रहे हैं और फिर सेकंड पे भी किसी किसी जगह काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन, a person may be colorblind only if his mother is a carrier or diseased। यस बेटा, मैंने कहा था अभी आपको कि ये बेटा अब एक पर्सन अगर है, ये बेटा अब कलर ब्लाइंड है सी, या तो इसकी मदर बेटा कलर ब्लाइंड होगी या एटलीस्ट क्या होनी चाहिए कैरियर, इसलिए बेटा बेस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद द मेल पेरेंट कैन नॉट पास ऑन ए सेक्स लिंक्ड जीन टू हिज सन। जबरदस्त पॉइंट बेटा, ये जबरदस्त तरीके से बेटा इसको सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि बेटा आप कहोगे सर आपने मां का ही जिक्र क्यों किया है, या तो बेटा कलर ब्लाइंड मेल तभी आएगा जब मां या तो कैरियर होगी या डिजीज होगी। क्यों, क्योंकि बाप बेटा अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम कभी बेटे को देता नहीं। सो ये बेटा यहां पे रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, नजर रखिएगा बेटा बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। 100% करेक्ट, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। उसके बाद इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फीमेल्स आर स्टेराइल। आप जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहां पे मुझे पूरा यकीन है कि यहां पे आप स्लिप करोगे। देखिए यहां पे लिखा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फीमेल्स। ओ बेटा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फीमेल्स कभी होती ही नहीं है, ये खाली बेटा मेल्स में होता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम आप खाली फीमेल्स में देखोगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपको खाली मेल्स में मिलेगा। तो देखिए बेटा एग्जामिनर कभी कभी कैसे, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको दिया था हिंट कि एग्जामिनर यहां पे कभी कभी लिखेगा क्लाइनफिल्टर फीमेल, चलो क्लाइनफिल्टर फीमेल मैं बूझ कि क्लाइनफिल्टर स्टरलिटी, हाँ मगर वो मेल में होती है, फीमेल कहां होती है, तो जब फीमेल है ही नहीं तो काहे की स्टेराइल। तो इसलिए बेटा यहां पे असर्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सीधे 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अच्छी तरह से बेटा देखिएगा। ए नॉर्मल ह्यूमन मेल हैज नो बार बॉडी, बोला था क्योंकि मेल में है ना बेटा 44XY, दैट मींस कि बेटा मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके बाद ए नॉर्मल ह्यूमन मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज नॉर्मल मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, गोना कोरिलेट असिड। तो इसलिए बेटा यहां पे जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। सो 62 क्वेश्चन का आंसर 1 है। नेक्स्ट प्राइमरी एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव। अब बेटा मैं एवोल्यूशन के रीजनिंग असर्शंस पे आ रहा हूं। प्राइमरी एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप। यस बेटा रिड्यूसिंग था, क्यों था, तलब वही नहीं पा रहे क्योंकि वहां ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट। अगर रीजनस मजा से लेकिन बिकॉज इट लैक्स ऑक्सीजन, फिर सपोर्ट कर रहा है। इट हैड अबेंडेंस ऑफ अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बट हैड नो फ्री ऑक्सीजन। 110% करेक्ट, सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। तो छुपाने बिकॉज कोरिलेट कर, बिकॉज या देयरफॉर अगर पाती हम जिशना रलान ये पस पट एमिस बेटा सपोर्ट करा, सो एट दैट टाइम बेटा ये दोनों ठीक है और रीजन असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। चलिए बेटा अब 64th क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। Tasmanian wolf and placental wolf are good examples of convergent evolution। बोला
इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। उसके बाद बेटा मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यस बेटा, क्योंकि इनका पेरेंटल स्टॉक अलग था, उसका पेरेंटल स्टॉक अलग था, अलग अलग बेटा एडेप्टिव रेडिएशन हुई, मगर फिर भी ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम बेटा आंसर इज 1, बराबर बेटा आंसर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। In England, before industrialization, it was observed that, नजर रखिएगा बेटा, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized. 100% correct. White-winged moths can survive only in non-industrial area. Yes बेटा, क्योंकि जो बेटा व्हाइट मॉथ होते हैं लाइकेंस की वजह से बेटा उनका सर्वाइवल ज्यादा रहता है, इसलिए बेटा रीजन भी ठीक, असर्शन भी ठीक, और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। Next question. According to Darwin, fitness refers ultimately and only to reproductive fitness. Yes बेटा, 1000 बार मैंने बोला कि डार्विन यही तो कहता था कि जो फिटनेस है वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। Those who are better fit in an environment leave more progeny than others and will survive. बहुत बेटा अच्छी स्टेटमेंट है, और ये रीजन बेटा असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। पाने वुचुन फिटनेस बेटा अमिस ब्रोट पकना कित पट, बिकॉज बेटा जो फिट ऑर्गेनिजम्स है वो फिट बेटा सर्वाइवल क्या दिखाते हैं ज्यादा, रिप्रोडक्शन क्या होती है ज्यादा, बच्चे पैदा क्या करते हैं ज्यादा, वही तो है, इसलिए तो सपोर्ट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, नजर रखिएगा बेटा 67 क्वेश्चन पे। होमोलॉजी इज ड्यू टू एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी एंड फंक्शनल डिसिमिलैरिटी, है ना बेटा, एनाटॉमिकली दे आर सेम, इनका ऑरिजिन क्या होता है सेम, बट फंक्शन क्या होता है डिफरेंट। ठीक स्टेटमेंट है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स आर होमोलॉगस, ना बेटा ना ना ना, फिन्स जो है बेटा उनको बेटा फ्लिपर्स के साथ कोई लेना ही देना है, क्योंकि फ्लिपर्स बेटा मॉडिफाइड 4 लिम्स है, तो इसीलिए बेटा ये स्टेटमेंट गलत, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन, नजर बेटा बराबर। Miller used 4 gases, methane, ammonia, hydrogen and water vapors for the formation of simple organic compounds. Yes. Miller prepared some amino acids in his experiment. बेटा दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये बेटा उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं। हता ये वना मिलरन हसानी गैसेस तो बने तक पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, अगर ये लिखता कि इस एक्सपेरिमेंट से फिर प्रूव हुआ केमिकल एवोल्यूशन, फिर ये सपोर्ट कर रहा था, इसलिए अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर, ये माशा सपोर्ट कर रही नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट बेटा तब करता जब ये कहता कि ये एक्सपेरिमेंट इसने क्यों किया, इसे एक्सपेरिमेंट इसलिए किया ताकि बेटा ये लोगों को बताए कि केमिकल एवोल्यूशन में ऐसा हुआ था ऑन प्रिमिटिव अर्थ। इसलिए बेटा दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, मगर रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा 69th क्वेश्चन। अब देखेंगे बेटा ये क्या बोल रहा है। Hardy-Weinberg principle states that in the absence of disturbing influences, gene frequency of large population of sexually reproducing organisms do not change, provided that mating occurs at random. Yes बेटा, अगर न डिस्टर्बिंग फोर्सेस आसन कीन, म्यूटेशन आसन, जीन फ्लो आसन, नेचुरल सिलेक्शन आसन, जेनेटिक ड्रिफ्ट आसन, पॉपुलेशन रोज स्टेबल, ये उस हार्डी-वाइनबर्ग बना। उसके बाद द डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये भी ठीक, मगर जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये क्या माना, जीन फ्रीक्वेंसी हसा रोजान सेम अकिस पॉपुलेशन अगर डिस्टर्बिंग फोर्सेस तथ मज आसन किया, अगर ये वन तल कन लेखा कि डिस्टर्बिंग फोर्सेस नसा जीन फ्रीक्वेंसी दिवान चेंज, डिस्टर्बिंग फोर्सेस अगर तम ससा जीन फ्रीक्वेंसी चेंज गसान कहें, तेल गयो बेटा असल। या अगर लिखा कि डिस्टर्बिंग फोर्सेस तिम हसा जीन फ्रीक्वेंसी क्या करान चेंज, सुमशी लेखनी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहां पे दोनों ठीक है, मगर जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आंसर इज 2। चले बेटा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और इसी के साथ बेटा आपका जेनेटिक्स और एवोल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। डार्विन्स फिंचेस शो ए वैरायटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन फिंचेस रेडिएटेड आउट फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेनलैंड टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ द गैलापागोस आइलैंड वेयर दे फाउंड कंपीटेटर फ्री न्यू हैबिटेट्स। यस बेटा,
कहता है कि डार्विन की फिंचेस बेटा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बीक्स लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से उनके फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा मेन आइलैंड से फिंचेस जो है वो बेटा डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स की ओर चले गए, जहां पे बेटा उनको कोई कंपटीशन नहीं था। इसकी वजह से बेटा जिस जिस एनवायरमेंट में क्योंकि गैलापागोस आइलैंड एक ही आइलैंड नहीं है, इट्स द चेन ऑफ 22 आइलैंड्स, और डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड्स में बेटा वो फिंचेस पनपी जिनका फूड बेटा अवेलेबल, जो बेटा फूड अवेलेबिलिटी थी गैलापागोस आइलैंड में, उसी वाली फिंच बेटा, उसी बीक वाली फिंच वहां पे बेटा इवॉल्व हुई, ज्यादा आगे बढ़ी। सो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो बेटा रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर इज 1। इसी के साथ बेटा आपका जो जेनेटिक्स है वो भी बेटा कंप्लीट हुआ। तो अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह बेटा कल मेरी ब्रेक है क्योंकि कल बॉटनी होगा, तो परसों के लेक्चर में बेटा हम बायोलॉजी वेलफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो महज बेटा 4 लेक्चर्स में हम पूरा 12th आपका कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा इजाजत दीजिए, थक गया आज बहुत ज्यादा क्योंकि आज लंबा सेशन लगा। तो इंशाल्लाह बेटा अगले सेशन में मिलेंगे विद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अस्सलाम वालेकुम।